नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और खमा गणी दोस्तों। सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस खास मुहिम में। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स से जो अपने मुल्क में अमन, चैन और शांति की दुआ मांगते हैं, जिनकी जिंदगी का मकसद ही है औरों के लिए जीना। जी हाँ, ये कहते हैं कि अपने लिए तो हर कोई जीता है। असल में एक अच्छा और सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के लिए जिए, अधिक से अधिक मानवता के कार्य करे और अपना जीवन सार्थक बनाए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के रहने वाले सलमान निज़ामी के बारे में, जो निज़ामी कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट के ऑनर हैं और अपने इस बिजनेस को सफलता के शीर्ष पर पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये एक राइटर भी है। यही नहीं, ये राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले एक इंडियन पॉलिटिशियन है जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इसके अलावा इन्होंने बतौर जर्नलिस्ट भी 10 से 12 सालों तक रिपोर्टिंग की, कई बड़े अखबारों के साथ काम किया। जम्मू कश्मीर से ये दिल्ली गए और दिल्ली के साथ साथ अन्य कई जगह पर काम कर इस फील्ड में अच्छा खासा अनुभव हासिल किया। मीडिया में सक्रिय रहने के साथ ही ये एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं जो सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देते आए हैं। जर्नलिज्म फील्ड में एक अच्छी पहचान बनाने के बाद इन्होंने जब राजनीति में कदम रखा तो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और अपने द्वारा किए गए अच्छे कार्यों से इन्होंने आज अपने राजनीतिक सफर को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। दोस्तों, चूंकि ये गांधीवादी विचारधारा से जुड़े हैं, इसलिए अहिंसा के पथ पर चलते हुए ये जिंदगी में आगे बढ़े। देश में शांति और सद्भाव बनाए रखना ही इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य है और अपने इसी मकसद के साथ ये हर दिन आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, इनकी सोच, इनके विचार निश्चित ही आज आपके अंदर भी एक नई सोच को जन्म देने वाले हैं। तो अब आइए हम सीधा चलते हैं इनके पास और मिलते हैं हमारे आज के खास मेहमान सलमान निज़ामी से और जानते हैं इनके अब तक के इस खूबसूरत सफ़र से जुड़ी कुछ यादगार किस्सों के बारे में। चलिए सुनते हैं इनकी ये प्रेरक कहानी, सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। देखिए, मेरा नाम सलमान निज़ामी है। मैंने पॉलिटिक्स जो है 2013 से ज्वाइन की है और मेरा कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट का भी बिजनेस है, निज़ामी कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट्स के नाम से। एंड एज अ मीडिया पैनलिस्ट कांग्रेस के साथ जुड़ा हूँ काफ़ी सालों से, और यही कोशिश है कि जो हमारा देश है इसमें चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मिलके मोहब्बत से रहें। और इसी जो डेमोक्रेसी जो हमारी खूबसूरती है इस देश के लोकतांत्रिक की, वो यही है कि हम मिल बांट के रहें, मोहब्बत से रहें। तो उसी गांधी जी की विचारधारा से मैं जुड़ा हूं और आगे भी देश को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे मोहब्बत से और आपसी भाईचारे से। देखिए, मैं एक पॉलिटिकल फैमिली से हूं और काफी मेरे ग्रैंडफादर, अंकल वगैरह पॉलिटिक्स से जुड़े थे, और फिर एक गैप आ गया, लेकिन उसके बाद मैं पॉलिटिक्स में आया। मैं जम्मू कश्मीर से ओरिजिनली हूं और जम्मू कश्मीर में जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको देखा है। उससे पहले मैं जर्नलिस्ट रह चुका हूं और जर्नलिज्म मैंने 10-12 साल किया और जम्मू कश्मीर में रिपोर्टिंग की, काफी बड़े अखबारों के साथ काम किया, और फिर दिल्ली मूव हुआ और उसके बाद जो है दिल्ली में काम किया। पूरे मुल्क में घूमा हूं और पूरे मुल्क की पॉलिटिक्स को काफी करीबी से देखा है और काम भी किया है और आगे भी बढ़ते रहेंगे। देखिए, चूंकि मैं एक पॉलिटिकल फैमिली से आता हूं और बचपन से ही शौक था, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक काफी उस इलाके से मैं आता हूं, एक बानीहाल इलाका है जो काफी दूर दराज इलाका है, फारफ्लंग एरिया है, और वहाँ चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। लेकिन मेरा इंस्पिरेशन जो था वो ये है कि मेरे गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ हमारे बहुत पुराने संबंध हैं, मेरे ग्रैंडफादर के टाइम पे, मेरे अंकल के टाइम पे। और उस वक्त मेरे को गुलाम नबी आज़ाद साहब ही लगते थे, मेरे लिए एक रोल मॉडल थे, कि वो भी एक पहाड़ी इलाके से निकल के हिंदुस्तान के इतनी बड़े प्लेटफॉर्म में सियासत करते हैं, और मेरे लिए वही इंस्पिरेशन थे। तो फिर मैंने स्कूल डेज में एक्टिविज्म किया और पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव रहा। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, एक कांग्रेस की एक स्टूडेंट विंग है, उसके साथ जुड़ा, प्रेसिडेंट बना और आहिस्ता आहिस्ता आगे चलता गया। और फिर स्टेट पॉलिटिक्स में एक्टिव हुआ और उसके बाद जो है फिर नेशनल पॉलिटिक्स में एक्टिव हुआ। लेकिन सफर मेरा बानीहाल से शुरू हुआ, क्योंकि बानीहाल एक ऐसा रीजन है जहां मुझे ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा एक मैसेज मिला। क्योंकि जब विंटर्स में रोड ब्लॉक होता था तो काफी पैसेंजर्स जब रुकते थे
वो फंसते थे रोड में, तो हम उनको हेल्प करते थे, कुछ को अपने घरों में रखते थे। और ह्यूमैनिटी का मुझे वहां से एक अपने गांव से, अपने इलाके से एक बहुत बड़ा एक मैसेज मिला कि किस तरीके से आपने लोगों की हेल्प करनी है। और पॉलिटिक्स में आने का मकसद भी मेरा यही है, क्योंकि आप मुझे देखेंगे कि मैं सोशल वर्क ज्यादा करता हूँ, पॉलिटिक्स कम करता हूँ, हालांकि टीवी पे ज्यादा दिखता हूँ, लेकिन सोशल वर्क मैं बहुत करता हूँ। मैं अक्रॉस इंडिया, चाहे केरला के फ्लड्स हों, कश्मीर के फ्लड्स हों, आसाम के फ्लड्स हों, हर जगह मैं पहुंचा और मेरी टीम पहुंची, चाहे बांग्लादेश तक हम गए। और मेरा यही मकसद है कि हम लोगों के काम कैसे आए। जिंदगी का मकसद ही यही होता है इंसान का, कि आपने क्या कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी के लिए। तो मैं पॉलिटिक्स जो है, अगर आप सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं तो यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो इसलिए मैं एज अ जर्नलिस्ट मैंने जो काम किया, मैं फिर चाहता था कि कभी कभी मेरी न्यूज आइटम जो हम रिपोर्ट करते थे वो रिजेक्ट भी होती थी। तो मैंने सोचा कि भाई रिजेक्ट करने वाले कौन है। तो वो मुझे अपने एडिटर ने एक बार कहा कि भाई पॉलिटिशियन जो है, किसी का फोन आ गया, तो मैंने क्यों ना पॉलिटिशियन ही बने, ताकि सिस्टम को ठीक करें, अगर चेंज करना है सिस्टम को। तो इसलिए पॉलिटिक्स मेरा जो है एक प्रोफेशन है, लेकिन उसके साथ साथ भी मेरा ज्यादा दिलचस्पी जो है, ज्यादा मेरी जो ख्वाहिश है कि मैं लोगों की सेवा करूं, लोगों के काम आऊं। और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बचपन से आज तक यही रहा है कि मैं लोगों के काम आया हूं। और हर एक चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कभी भी कोई भी शख्स जिसको मेरी मदद हुई। कश्मीर में जब फ्लड आया था तो हमने ये नहीं देखा कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, हमने सबको बचाने का काम किया। तो यही मेरा मकसद है कि हम लोगों के काम आए। और पॉलिटिकली जो हमारा देश, जो कुछ ताकतें इसको तोड़ना चाहती हैं, नफरत फैलाना चाहती हैं, जो फैलाते भी हैं, तो हम इस देश को, गांधी के देश को बचाने का काम करेंगे। चाहे इसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको साथ में लेके चलेंगे। यही हमारी राजनीति है और यही हमारा मकसद है। देखिए, इंसान का सबसे बड़ा उसकी अचीवमेंट ये होती है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। हालांकि मेरी लाइफ में जहां से मैं आता हूं, तो वहां के यंगस्टर जो हैं, कभी मतलब सोच भी नहीं सकते कि उन पहाड़ी इलाकों से निकलना कितना टफ होता है। एक कॉन्फ्लिक्ट जोन से बाहर निकलना, फिर इंडियन पॉलिटिक्स में आना, दिल्ली मूव होना। और दिल्ली एक बहुत बड़ी मतलब एक बहुत बड़ा जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी है, देश की राजधानी है। तो यहाँ पॉलिटिक्स करना और पूरे देश में अपना नाम बनाना अपने काम से, ये बहुत एक टफ टास्क था। उसमें मैं अपनी पार्टी की भी बात करूं तो उसमें कंट्रोवर्सीज भी काफी आई। उसमें जो राइवल्स बहुत बढ़ गए। जितना आदमी मशहूर होता है, जितना आप टीवी पे आते हो, जितना आप फेमस होते हो, जितना आप काम करते हो, उतना ही आपका विरोध करना शुरू कर देते हैं लोग। तो मैंने कभी उस पर गौर नहीं किया। मैंने उन कंट्रोवर्सी से सीखने का काम किया। मैंने ये देखा कि मुझसे क्या गलतियां हुई हैं, मैं इनको कैसे सुधारना है, उनको कैसे जो नेगेटिव चीजें हैं उनको पॉजिटिव में जो है कन्वर्ट करना है। तो मैंने कभी नेगेटिविटी को अपने दिमाग में घुसने नहीं दिया। हमेशा ये सोचा कि अगर मैं यहाँ फेल हुआ है, मैंने कैसे इसको इम्प्रूव करना है, कैसे आगे बढ़ना है। काफी बार मेरे दिमाग में आया, अरे यार इतनी कंट्रोवर्सीज हो गई है, तो मुझे शायद वापस जो है कश्मीर जाना चाहिए और वहां कुछ थोड़ा मोटा काम शुरू करना चाहिए, जो कंस्ट्रक्शन का हम करते हैं। लेकिन फिर मुझ में हिम्मत आई, मैं नहीं, अभी यहाँ तक पहुंचे हैं, ऊपर वाले ने यहाँ तक पहुंचाया, मेहनत से यहाँ पहुंचे हैं, तो वापस जाना मीन्स कि आप हार गए। तो हारना नहीं है, और ऊपर वाले की मदद से। और मैं दिल्ली में रहता हूँ, एक जम्मू कश्मीर से आता हूँ, मुस्लिम हूँ, और मेरे जो लैंडलॉर्ड हैं वो नॉन मुस्लिम हैं। जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे दोस्त जो हैं वो सब नॉन मुस्लिम हैं। तो ऐसी ऐसी कंट्रोवर्सीज भी मेरे साथ हुई, जहां दिल्ली में दंगे हुए, काफी डर और खौफ का माहौल था। लेकिन मुझे अपने पड़ोसियों ने, मुझे अपने दोस्तों ने सहारा दिया, ये उम्मीद दी कि नहीं, हम आपके साथ हैं। तो मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि अगर मैं बाहर रहता हूं अकेले, तो मेरे साथ अपना परिवार तो नहीं है, लेकिन ये मेरे नॉन मुस्लिम भाई, चाहे उसमें हिंदू आते हैं या सिख आते हैं, ये मेरे साथ हैं। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी एक हिम्मत जो मेरे अंदर आई, वो उसी से आई कि नहीं, ये देश बहुत खूबसूरत है, इसमें कई तरीके के लोग हैं। तो हमें कंट्रोवर्सीज को बर्दाश्त करना है और उनसे बाहर भी निकलना है, और मजबूती से अपनी बात रखनी है, और डरना नहीं है किसी से। और इज्जत और जिल्लत, हम एक उर्दू शब्द है कि वो
ऊपर वाले के हाथ में होता है कि वही आपको जो है इज्जत भी दे सकता है और जिल्लत भी दे सकता है। तो लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, आगे बढ़ता रहा और उम्मीद करता हूँ कि अपने में इतना कॉन्फिडेंस है कि आगे जो है लड़ते रहेंगे, बेबाकी से अपनी बात रखेंगे और अपने लोगों की आवाज जो है चाहे टीवी के थ्रू, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में, चाहे पॉलिटिकल रैलीज में आगे बढ़ाते रहेंगे। देखिए, मेरे सबसे बड़े रोल मॉडल मेरे ग्रैंडफादर थे और उन्होंने मुझे बचपन से आज तक जो है सिखाया। हालांकि उनकी जब तबीयत भी बिगड़ी, लेकिन उस वक्त भी मैं उनके साथ बैठता था। मुझे लिखने का बहुत शौक था बचपन से, तो मैं उनके साथ बैठ के लिखता था, वो डिक्टेट करते थे। और मेरी सबसे पहली कमाई जिंदगी की 100 रुपया है। और द वीक एक मैगजीन आता था, तो उसमें एक आर्टिकल छपता था, तो मैंने पहला आर्टिकल जो है उसमें मेरा पब्लिश हो, तो वो मेरे ग्रैंडफादर ने ही मुझे जो है उसकी एडिटिंग की थी। तो वो पहली मेरी कमाई थी जिंदगी की। तो उससे मुझे ये लगा कि अगर ये आर्टिकल मैंने जो है जो इसके थ्रू मुझे कमाई हुई है, तो क्यों ना मैं इसमें ही घुस जाऊं और इस पे ही काम करूं। तो देखिए, जीन्स में पॉलिटिक्स था और पॉलिटिक्स जो है आगे आगे जर्नलिज्म भी किया, उसके बाद पॉलिटिक्स में भी आया और फिर उसके बाद रोल मॉडल मेरे बहुत बने। उसके बाद मेरे फादर मेरे एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि वो भी जिस तरीके से अपनी कम्युनिटी के साथ जुड़े रहे, मुझे हमेशा इंस्पायर किया, मुझे ये कहा कि हिम्मत नहीं हारनी है। उसके बाद मेरे लीडर जो गुलाम नबी आजाद साहब हैं, वो, और जितना मैं गांधी जी को पढ़ा उसके बाद, तो स्कूल में उतना नहीं पढ़ा था, लेकिन जैसे मैं जर्नलिज्म में आया तो गांधी जी को जब मैंने पढ़ा तो मैं उनका फैन हो गया और अभी भी उनका फैन हूं। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस देश को मतलब देश के लिए लड़ा उन्होंने, और हमेशा यही बात रखी कि अगर कोई थप्पड़ आपको मारता है तो आपने हाथ नहीं उठाना है। मोहब्बत, मोहब्बत की बात। तो हमारी जिंदगी जो है इसमें सिर्फ मोहब्बत होनी चाहिए। जिस इंसान के अंदर मोहब्बत हो वो कभी हारता नहीं, और उसके अंदर जो है हिम्मत होनी चाहिए। वायलेंस जो है सबसे एक डेंजरस चीज है। हमें हमेशा, चाहे मेरे सोशल मीडिया में आप देखें या टीवी डिबेट्स पे देखें, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मैं हमेशा, आज भी जो माहौल देश का है, कई वीडियो सामने आते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, दंगे हो रहे हैं, लेकिन मैं पॉजिटिव चीजें निकाल के उनको अपने सोशल मीडिया पे डालता हूँ कि देखिए, हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को पानी पिला रहे हैं, हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं। तो ये चीजें मैं डालता हूं क्योंकि ये गांधी जी की थॉट्स हैं, उनकी विचारधारा ये थी कि हमने यूनिटी को मजबूत करना है। यूनिटी कैसे इस देश में जो है कायम करनी है, किस तरीके से आपसी भाईचारे पे काम करना है, क्योंकि देश की खूबसूरती यही है। गंगा जमुनी तहजीब यही हमें सिखाती है कि हम एक गुलदस्ता है इस देश के, चाहे कश्मीरी हो, चाहे केरला का शख्स हो, महाराष्ट्र का हो, हम सब हिंदुस्तानी। इसमें हिंदू और मुसलमान नहीं आना चाहिए। वी आर ऑल इंडियंस, वी आर वन पीपल। सो यही मुझे गांधी जी ने सिखाया, यही मुझे अपने ग्रैंडफादर ने सिखाया, यही मुझे गुलाम नबी आजाद साहब ने सिखाया, यही मुझे अपने फादर ने सिखाया। मैं सबसे अच्छा, मुझे ये लगता है कि मैं किसी के काम आऊं। मैंने आपको पहले भी कहा कि सोशल सर्विस, मैं ज्यादातर, चाहे मैं कोविड में भी आप देखें कि मैंने बहुत काम किया। मेरी कोई एनजीओ नहीं है, मेरे कोई ट्रस्ट नहीं है, लेकिन मेरा फ्रेंड सर्कल इतना वास्ट है कि मेरे साथ इतने अच्छे लोग जुड़े हैं कि वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, वो हमेशा हेल्प करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं। और चाहे फ्लड्स की बात हो, चाहे कोविड के टाइम पे आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे पिक्चर्स देख सकते हैं, हम हर जगह पहुंचे। किसी को सिलेंडर की जरूरत थी, किसी को राशन की जरूरत थी, हम हर जगह पहुंचे। और ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझे डोनेट किया, लेकिन मैंने ये कहा कि मेरा दोस्त कहीं है, अगर महाराष्ट्र में कोई दिक्कत आई तो मैंने वहां महाराष्ट्र के दोस्त को फोन किया, भाई ये जरूरत है, वहां ये पेशेंट है, उसकी मदद करिए। तो कॉन्टैक्ट्स थ्रू सोशल मीडिया। ऐसे ही फ्लड्स के टाइम पे हमें किसी ने हेल्प नहीं की तो मोबाइल पे लोग कहते थे, भाई वहां मेरा जो रिलेटिव है वो जो है फंसा हुआ है, तो उसको निकालने का काम करिए। तो हमें बोट्स प्रोवाइड की गई थी, जो वॉलंटियर्स होते हैं, कोई लोग बोट्स देते थे, हम बोट्स में खुद जाते थे और उनको वहां से बचा के लाते थे। तो सोशल सर्विस मुझे सबसे अच्छा लगता है कि मैं लोगों के काम आ सकूं। यही मेरा पॉलिटिक्स में भी, यही मेरा जर्नलिज्म में भी, और यही मैंने एज ए इंडियन, एज ए ह्यूमन, एज ए मुस्लिम, एज ए कुछ भी आप कहें, यही मेरा लाइफ का सबसे बड़ा मकसद है कि मैं ह्यूमैनिटेरियन वर्क करूं, ह्यूमैनिटेरियन काम करूं, उसी से मुझे खुशी मिलती है।
देखिए, हर एक इंसान जो पॉलिटिकल लाइफ में होता है, सोशल लाइफ में होता है, पब्लिक लाइफ में होता है, तो उसको अपना नाम, क्योंकि बहुत से लोग मुझे कहते थे कि भाई आपके ग्रैंडफादर ने नाम बनाया, आप उसके, मुझे काफी इरिटेशन होता था कि मुझे अपने ग्रैंडफादर के नाम से, मुझे अपने फादर के नाम से, मुझे अपने किसी एंसेस्टर उसके नाम से क्यों, आप उसके बेटे हो, आप उसके पोते हो। तो मुझे काफी इरिटेशन होता था उस नाम से। तो हमेशा मेरे दिल में था कि भाई लोग मुझे ये क्यों नहीं कहा कि ये सलमान निजामी है, ये उसका बेटा नहीं है, ये उसका भाई नहीं है, ये उसका वो नहीं है। तो मुझे ये था कि मुझे अपना नाम कैसे बनाना है, लोग मुझे अपने नाम से, अपने काम से और अपनी पहचान उससे पहचाने मुझे। तो यही मेरा मोटिव था कि मैं अपना नाम बनाऊं और इज्जत बनाऊं, मतलब अच्छे से नाम। आपने कहा कि ग्लोबल पीस, ये तो बहुत प्राउड कॉम्प्लीमेंट आपने किया, लेकिन जब गांधीयन आप हैं तो आपने अमन की बात करनी है, आपने पीस की बात करनी है, और जो हमसे कंट्रीब्यूट हो सकता है इस देश के लिए वो हम करेंगे, सिर्फ पीसफुली। मैं तो कश्मीर के यंगस्टर्स को भी यही अपील करूंगा आपके माध्यम से कि हमें बंदूक पत्थर ये सब छोड़ देना चाहिए। इससे कभी भी एक एक कॉज जो है वो उसका कोई आउटकम नहीं निकलता। आप हिस्ट्री देखिए, आप रेवोल्यूशन कहाँ कहाँ नहीं लाया, लोगों ने जंगें लड़ी, क्या क्या नहीं किया, लेकिन बंदूकों से नहीं। हमें पीस प्रोसेस से, टॉक्स, बातचीत से मसले हल करने हैं। और पढ़ाई से, एजुकेशन इज द इम्पोर्टेंट टूल। पढ़ाई करके अनएजुकेटेड आदमी कभी कामयाब नहीं हो सकता। जब आप पढ़ेंगे, आप अपने कलम से एक सरकार गिरा सकते हैं, अपनी आवाज से एक सरकार गिरा सकते हैं। कितनी सरकारें गिरी हैं, कितने बड़े फायर ब्रांड लीडर्स बने हैं, कितने गिर भी गए, खत्म भी हुए, वो बंदूक के सहारे नहीं, बल्कि कलम, अपनी आवाज के सहारे। तो यही मैं चाहता हूं कि हमारी आवाज, हमारी पहचान, हमारा नाम बने, तो उसी को हम अपनी लाइफ को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हाफ नॉलेज इज ऑल्सो डेंजरस। तभी मैं कह रहा हूं कि नॉलेजेबल इंसान जो है वही कामयाब हो सकता है लाइफ में। तो दोनों चीजें जो है काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस भी, नॉलेज भी और एजुकेशन भी। तो उसमें तीन आ जाती है, एक और मैंने ऐड कर दी कि नॉलेज भी। तो जब तक आपको ये तीन चीजें लाइफ में ना हो, मुझे नहीं लगता कि आप अचीव कर सकें। बहुत से ऐसे लीडर्स हैं, बहुत से ऐसे एक्टिविस्ट्स हैं जो हैं वो एक्सपीरियंस के बुनियाद पे ही, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। 20-20 साल पंडित नेहरू ने 14 साल जेल काटी, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि देश वाकई आजाद हो जाएगा, लेकिन आजाद हुआ। लेकिन एक्सपीरियंस था, आपको कॉन्फिडेंस था। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने जब मुहिम शुरू की थी तो बहुत से लोगों ने विरोध भी किया था उनका, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस था। उनके अंदर जो है वो वो कैफियत थी कि नहीं, मैंने लड़ना है, मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। लाइफ में सबसे बड़ी चीज आपने सीखनी है कि आपने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जैसे आपने कॉम्प्रोमाइज किया, क्योंकि आप लीडर हो, मैं एक पॉलिटिशियन हूं, मेरे साथ सैकड़ों हजारों लोग जुड़े हैं, उनकी जो है उम्मीदें हैं मुझ पे। तो जब मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा तो वो सब उम्मीदें मैं जो है खत्म कर देता हूं। तो आजकल जो माहौल है पॉलिटिशियंस का भी, एक पार्टी छोड़ दी, दूसरी ज्वाइन कर ली, दूसरी ज्वाइन छोड़ की तो तीसरी पकड़ ली, तो ये भी बहुत गलत है। हमें जब से मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया तब से अभी तक मैं हूं, मुझे ऑफर भी कई आते हैं। हमारा 370 हट गया तो काफी ऑफर आए, नहीं आप तो बहुत वोकल हैं, आप तो बहुत बात करने वाले हैं, आप बहुत, आपका नाम है, वो है, इम्पैक्ट है, तो आप आ जाइए। इतना ऑफर दिया, सब कुछ दिया, लेकिन नहीं, मैं अपनी आइडियोलॉजी के साथ, अपनी विचारधारा के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, क्योंकि काफी लोग मेरे पीछे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको पावर मिले ना मिले, पैसा है आपके पास नहीं है, लेकिन आपको इज्जत है। इज्जत मुझे लगता है कि उसी में है कि आप अपने स्टैंड पे कायम रखें। जो गांधी जी की विचारधारा थी, उन्होंने एंड लास्ट टाइम तक उन्होंने हार नहीं मानी। हम भी हार नहीं मानेंगे, लोगों की आवाज आगे तक बुलंद करते रहेंगे, और यही मेरा मकसद है और यही मेरा ख्वाब। देखिए, फैमिली का भी इम्पैक्ट होता है और सोसाइटी का भी इम्पैक्ट होता है, और मैं तो नहीं कह सकता, ये तो मैं भी, वो तो जो लोग मुझे सुनते हैं वो कह सकते हैं, लेकिन देखिए आपके जीन्स में होता है। और दूसरी बात यह है कि आपको कुछ करने की क्षमता होनी चाहिए, आपकी डिजायर होनी चाहिए कि मैंने लाइफ में कुछ
अचीव करना है। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि यार हमने टीचर बनना है, फिर पूरे साल टीचिंग करनी है, पूरी जिंदगी टीचिंग ही करती रहनी, तो वो उसको अपना प्रोफेशन बनाते हैं, उनको उसमें जो है सुकून मिलता है कि भाई टीचिंग। तो मुझे ये था कि मैंने सिर्फ अपने लिए काम नहीं करना है, मैंने दूसरों के लिए भी काम करना है, मुझे दूसरों की आवाज बनना है। जो लोग दिल्ली तक नहीं पहुंच सकते, जिनकी अप्रोच दिल्ली तक नहीं है, मुझे वैसा बनना है कि मैं उनकी बात दिल्ली में रखूं। तो आज मैं उस जगह पहुंच चुका हूं कि वहां के लोग मुझे कहते हैं कि आप साहब हमारी ये बात रखिए नेशनल मीडिया पे, आप हमारी ये बात जो है आपका जो प्रोटेस्ट है उसमें बात उठाइए। तो मेरा जो मकसद था, मैं बॉर्न लीडर हूं या एक्सपीरियंस आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है, लेकिन मेरा यही मकसद था कि मैं लोगों की आवाज बनूं और पूरी सोसाइटी में जो है पीस पीस का मैसेज हर जगह, जहां जहां मैं जाऊं वहां ये बात करूं कि वायलेंस का इज नॉट द सोल्यूशन। क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर में से हूं और मैंने जितना वायलेंस देखा अपने बचपन में, हमने जो कश्मीर में आतंकवाद का मुकाबला किया है, मेरे परिवार ने, हमारे कई रिलेटिव्स जो हैं आतंकवाद का शिकार हुए हैं। तो हमें उस वक्त जो है 90s के दौर में हमें मालूम है कि हमें पलंग के नीचे सोना पड़ता था, बाहर गोलियां चलती थी। तो हमने वायलेंस देखा है और हमें मालूम है कि उस फेज से बाहर निकलना कितना टफ था। और आज भी बहुत से लोग घबराते हैं बाहर निकलने से, लेकिन हमने हिम्मत रखी और हम उनकी आवाज आज बन चुके हैं। तो यही मुझे लगता है, अब आप बॉर्न बोलिए विद एक्सपीरियंस, लेकिन मेरा मकसद यही है कि मैं लोगों की आवाज बनूं और हूं भी। देखिए, इंसान का मकसद होना चाहिए लाइफ में। ये नहीं कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई, हमें कोई मतलब अच्छा सा पैकेज मिल गया, हमें कुछ मिल गया तो हम वो। देखिए, मेरा यूथ से यही मैसेज है कि हमें लाइफ में एक मकसद होना चाहिए कि हम सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अपना घर तो सभी भरते हैं, लेकिन दूसरे के घर भरने में ज्यादा मजा है। अभी हमारा रमजान है, इस्लाम ये कहता है कि आपने पहले ये देखना है कि आपके पड़ोस में जो शख्स रहता है, क्या वो भूखा तो नहीं सोया। आप अच्छा खा रहे हैं, पहन रहे हैं, लेकिन जब आपका नेबर जो है गरीब है, तो आपका वो पहनना और जो है आपकी जिंदगी, जो आप जितनी भी वेल ऑफ जिंदगी गुजार रहे हैं, वो किसी काम की नहीं है जब तक आपका पड़ोसी जो है उस हालत में हो। तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम सब अपने लिए बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन दूसरों के लिए हम जब सोचना शुरू करेंगे, हमें लाइफ की समझ आएगी कि जिंदगी में जीना क्या है, मकसद क्या है। गांधी जी ने पूरी जिंदगी जो है दे दी, हालांकि कितना पढ़ा उन्होंने, बाहर से पढ़ के आए, लंदन से इतने बड़े वकील बने, बैरिस्टर, लेकिन फिर आए वही धोती में घूमते रहे पूरे देश में, सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि लोगों के लिए जिए वो। और आज भी गांधी जी को पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया सम्मान करती है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी औरों के हाथ छोड़ दी कि भाई मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, मेरी जिंदगी कोई मायने नहीं। तो यही मकसद होना चाहिए कि अपने लिए तो हर एक जीता है, लेकिन जो दूसरे के लिए जीता है वही सबसे बढ़िया इंसान होता है, वही सबसे कामयाब इंसान होता है जो दूसरों के लिए जिए। जी बिल्कुल, बचपन में मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था और मैं जो है स्कूलिंग मेरी बानिहाल में हुई है, तो वहाँ मुझे क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट था। तो हम लेट हो जाते थे, तो घर में मेरी जब भी आए तो मुझे शिवरिंग हो जाती थी और घर में पिटाई, मुझे मालूम था कि भाई अब मुझे पीटना है। तो लेकिन फिर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और जैसे जैसे मैंने क्रिकेट को थोड़ा छोड़ दिया और मुझे इंटरेस्ट लिखने में ज्यादा आ गया, तो जब मैंने लिखना शुरू किया तो उससे मेरे आर्टिकल्स भी पब्लिश होने लगे। तो घर वालों ने भी बोला भाई भाई इसको पीटो मत, ये अच्छी लाइन में जा रहा है, तो कुछ कमा भी रहा है और कुछ नाम भी बना रहा है। तो क्योंकि क्रिकेट में खेलता था, लेकिन हम ओवर टाइम दे देते थे, रात को बैठ गए 8 7 8 बजे तक बैठ गए दोस्तों के साथ। तो घर वाले, उस वक्त जो हालात ठीक नहीं थे, तो घर वाले डांटते थे कि भाई जल्दी घर आ जाओ। तो बचपन में मैं स्कूल हेड था, तो बहुत सी बच्चे जो है मेरे क्लासमेट्स हों, तो बाकी सीनियर या जूनियर जो हैं, तो कभी लंबे लंबे नाखून होते थे उनके, तो मैं उनको फिर जो है कभी माफ भी कर लेता था कि भाई नेक्स्ट डे जो है अच्छा बन के आना। तो बचपन की यही यादें हैं कि हमने कॉन्फ्लिक्ट में वक्त गुजारा है। कॉन्फ्लिक्ट में जो है बहुत सादी जिंदगी थी और डर और खौफ का माहौल था, लेकिन उस वक्त भी हमने जो है
काफी अच्छी जिंदगी गुजारी, सादगी थी और काफी पीसफुल जिंदगी में बताऊं कि हमने कोशिश की कि हम कैसे पीसफुली रहें, हम कैसे मोहब्बत से रहें। उस वक्त बहुत हालात खराब थे। जैसे कश्मीरी पंडित्स की आज एक मूवी भी बनी है, बहुत नफरत वाला माहौल था, लेकिन हमारे जो दोस्त थे, हमारे जो साथी थे, हम बहुत मोहब्बत से रहते थे। जो हमारा इलाका था उसमें हमने कोशिश की कि हम अपने नॉन मुस्लिम्स भाई बहनों को प्रोटेक्ट करें, और हमारे इलाके से कोई भी बाहर नहीं गया। ये भी एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। तो अब मैं गारंटी नहीं ले सकता किसी बाहर दूसरे वाले इलाके से, जहां से मैं हूं वहां से कोई भी निकला नहीं, कोई भी हिंदू बाहर नहीं निकला। अभी भी वहां हिंदू रहते हैं और अभी भी उनकी काफी दुकानें हैं, स्कूल हैं, सब कुछ चल रहा है। तो हमने ये इंश्योर किया, हमारे जो बड़े थे, जितने भी लोग थे, उन्होंने इंश्योर किया कि नहीं, किसी भी नॉन मुस्लिम को जो है कोई भी खरोच नहीं पहुंचनी चाहिए। तो सबसे बड़ी खूबसूरती यही थी कि मेरे बचपन के दोस्त जो तब के नॉन मुस्लिम हैं वो आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनको बहुत खुशी होती है कि जब वो मुझे नेशनल टीवी पे देखते हैं। तो जब मैं वहां जाता हूं तो वहां मैं ये नहीं दिखाता कि भाई अब मैं नेशनल कोई मीडिया पैनलिस्ट हूं या वो हूं ये हूं। उनके साथ मैं वही क्रिकेट खेलता हूं, उनके साथ वही मस्ती करता हूं जब भी वहां जाता हूं। देखिए, मेरा जो ख्वाब था, मैं जर्नलिस्ट बनना चाहता था और जर्नलिस्ट बना भी। लेकिन मैं चाहता था कि मैं काफी नेशनल लेवल पे काफी अच्छा जर्नलिस्ट बनूं। तो मैं एक बार जो है कहीं बैठा था, तो एक पॉलिटिशियन का इंटरव्यू कर रहा था। तो उस पॉलिटिशियन ने मुझे दो तीन बातें ऐसी बोली कि देखिए, आजकल मीडिया जो है सारा पैसे का खेल है, सारा ही ये सब बिजनेस बन चुका है। तो आज कौन मीडिया वालों की सुनता है यार, हर एक बंदा, क्योंकि जो हमने जर्नलिज्म किया है वो हमें मालूम था, एक हफ्ते एक स्टोरी को फाइल करने में लग जाता था, और फिर जब एडिटर के टेबल पे आता था, डेस्क पे आता था, तो उसको रिजेक्ट किया जाता था। कभी कभी हमें आंसू आ जाते थे, भाई एक हफ्ते हमने स्टोरी कंपेल की, बनाया, इतनी मेहनत की, तब तो हमारे पास मेटाडोर में चलते थे हम, तो धूप में पसीने आते थे, लेकिन फिर एक हफ्ता लगता था एक मेजर कोई स्टोरी करनी हो। आजकल तो एक दिन में कोई व्हाट्सएप पे स्टोरी बना के फॉरवर्ड कर देता है, तो हर मोहल्ले हर गली में एक मीडिया वाला आपको दिखेगा। तब बहुत रेयर जर्नलिज्म था, तब सिखाते थे जो बड़े हमारे थे, हम काफी रेस्पेक्ट करते थे उनकी, और वो हमें सिखाते थे कि आपने बेटा कैसे चलना है, कैसे लिखना है, कैसे बैलेंस स्टोरी करनी है। वन साइड, आजकल तो सिर्फ वन साइड चलता है। सलमान निजामी ने कुछ उल्टा बोल दिया, उसका आपने नहीं लिया कि उसने क्या, उसकी क्या ओपिनियन है इसमें, लेकिन आपने वन साइड स्टोरी चला दी। तो बैलेंस स्टोरी को कैसे करना है, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या है जर्नलिज्म का, वो तो आजकल है ही नहीं। तो उस वक्त और आज के वक्त में यही फर्क है कि लोग बदले लेकिन जर्नलिज्म भी बदला। लेकिन मेरा मकसद ये था कि मैं जर्नलिस्ट बनूं, लेकिन ऐसा जर्नलिस्ट बनूं कि जिससे लोगों का फायदा हो। ये नहीं कि सिर्फ मैं अपना ही फायदा देखूं, तो उसमें भी वही था। लेकिन फिर मेरा थोड़ा थॉट चेंज हुआ कि मैंने कहा कि नहीं, पॉलिटिक्स में आना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिशियन ही सिस्टम को चेंज कर सकता है, पॉलिटिशियन ही जर्नलिज्म को चेंज कर सकता है। अगर आज कोई कानून सामने आता है कि भाई एक्रीडेशन वाले ही जो है जर्नलिस्ट बन सकते हैं, गवर्नमेंट अगर ये कानून लाएगी, तो फिर वो जो आजकल पोर्टल वाला है वो सब बंद हो जाएगा। तो जर्नलिज्म को बनाने वाले भी सिस्टम वाले लोग हैं, और जो फोर्थ पिलर ऑफ जर्नलिज्म मतलब है डेमोक्रेसी का। तो मैं यही कहूंगा कि हमें एज अ पॉलिटिशियन, मैं चाहता हूं कि हम सोसाइटी में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जर्नलिस्ट भी काफी कंट्रीब्यूट कर, मेरे साथ ऐसे कई कुलीग्स हैं जो ना सिर्फ जर्नलिज्म करते हैं बल्कि साथ साथ सोशल एक्टिविज्म भी करते हैं, लोगों की हेल्प भी करते हैं, सोसाइटी में चेंज लाने की बात करते हैं। तो मुझे लगा कि पॉलिटिक्स जो है मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि मैं बोलने वाला भी हूँ, लिखता भी हूँ। तो आजकल ठीक ही चल रहा है सब। देखिए, मैं म्यूजिक बहुत सुनता हूँ। नुसरत साहब और आबिदा परवीन, और अब मुझे कोई बोलेगा तो इतना तो एज नहीं है कि रफी जी के गाने सुने या लता मंगेशकर के गाने सुनते, लेकिन मुझे वैसे ही गाने सुनना पसंद है। मैं आजकल के जमाने के गाने नहीं सुनता हूँ, जगजीत सिंह को बहुत सुनता हूँ। तो जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता है, तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे किताबें काफी पड़ी हैं, तो मैं किताबें पढ़ता हूँ। और म्यूजिक का मुझे बहुत शौक है, म्यूजिक बहुत सुनता हूँ।
और जब मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं ड्राइव पे निकलता हूँ। और जम्मू कश्मीर से हूँ तो जम्मू कश्मीर की खूबसूरती है कि किसी भी पहाड़ पे चले जाओ तो बैठ जाओ और म्यूजिक सुनो और किताब पढ़ो, तो यही मेरी एक हॉबी है। सबसे बेस्ट टाइम मुझे यही लगता है। क्या इसमें पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ चुकी है, क्योंकि हम पहले अपने आप को साफ नहीं रखते थे। मेजोरिटी में जो लोग हैं, अभी मैं कहीं भी जाता हूँ तो पहले बोलते हैं भाई सैनिटाइजर दो, हाथ साफ कर ले। तो पहले हमारे में ये आदतें नहीं थी कि हम पहले हाथ भी धो लें, साफ करें। आज तक तो हम यूज टू हो गए, जब तक आप घर आप एंटर होते हैं तो पहले आप हाथ धो लेते हैं। तो पहले मैं भी अपनी बात कहूँ तो मैं इतना जो है गौर नहीं करता था। तो अब हम घर में एंटर होते हैं तो हाथ साफ कर लेते हैं, बाहर जाना होता तो बाहर किसी शॉपकीपर से। तो मुझे लगता है कि अपने आप को साफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोविड ने हमें ये सिखाया है कि हमें अपने आप को साफ रखना है, और अपने आप को, क्योंकि विटामिन सी जो है, अभी जितने भी मेरे दोस्त थे जिनको कोविड हुआ था, उनके लंग्स की वजह से उनको कोविड हुआ, तो फिर उनके अफेक्ट हुए लंग्स, क्योंकि वो ना वॉक करते थे ना दौड़ते थे। नॉनवेज जो खाता है तो उसका जो फैटी लिवर हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल हाई होता है। तो मुझे लगता है फिटनेस का भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हमें फिट रहना है फिजिकली। अब मैं जो हूँ हर रोज वॉक करता हूँ, तो पहले मैं बहुत कम वॉक करता था, हालांकि मुझे कभी भी कोविड नहीं हुआ। लेकिन जब से कोविड हुआ है तब से मैंने हर रोज 1 घंटा वॉक करना शुरू किया है, जिम जाना शुरू किया है, अच्छी डाइट लेना शुरू किया है, ज्यादातर फ्रूट्स मैं खाता हूँ, पानी पीना मैंने ज्यादा कर दिया है, पहले बहुत कम पीता था। तो आपका लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, कोविड ने आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज कर दिया है। आपको ये सिखा दिया है कि भाई आपको अपनी सेहत पे ध्यान देना है, आपको सफाई पे ध्यान देना है। तो ये बहुत पॉजिटिव एक मैसेज दे दिया कोविड ने। मेरा गला तो उतना सही नहीं है, लेकिन मेरा बचपन से एक बहुत फेवरेट गाना है जगजीत सिंह ने जो गाया है, तो वो मैं आप लोगों के लिए डेडिकेट करता हूँ। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। थैंक यू। तो थैंक यू, आपने मेरा इंटरव्यू सुना। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और यही मैं मैसेज आप सबको देना चाहता हूँ कि लाइफ में पॉजिटिव रहिए और हिम्मत नहीं हारिए। खासकर यंगस्टर्स से मैं कहूँगा कि आपका लाइफ में क्या मोटिव है उसको दिमाग में रखिए कि आपने अचीव क्या करना है लाइफ में, और गोल होना चाहिए हर एक इंसान का कि हमने दूसरों पे काम कैसे आना है, ह्यूमैनिटी जो है उसको कैसे कायम रखना है, ह्यूमैनिटेरियन वर्क जो है ज्यादातर करना है। अपने लिए तो हम सब जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीना सीखिए, इसी को जिंदगी कहते हैं। यही हमें जो है सीखने की जरूरत है कि हम दूसरों के लिए कुछ करें, दूसरों का सहारा बने, दूसरों की आवाज बने। जैसे हम काम कर रहे हैं आप भी कर सकते हैं। थैंक यू। दोस्तों, आज हमने सलमान निज़ामी की इस कहानी में इनकी ज़िंदगी से जुड़े तमाम अनुभवों के बारे में जाना। ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ रोज़ाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़, और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, कार्यक्षेत्रों और अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविकता से देशवासियों को प्रेरित करें और अपने जीवन के अनुभवों से अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।